जय हिंद दोस्तों। अभी तक हमने पेंशन बेनिफिट्स के बारे में 4 वीडियो देखे हैं। वो वीडियो देखने के बाद मेरे पास लोगों ने कुछ सवाल भेजे हैं। इससे पहले कि हम और टॉपिक कवर करें, आज के वीडियो में मैं उन सवालों के जवाब दूंगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं पहले सवाल से, जो ये है। एक सैनिक ने पूछा है कि पेंशन को कैलकुलेट करने के लिए मेरी कौन कौन सी पे को गिना जाएगा। तो दोस्तों, मैंने जब पेंशन बेनिफिट्स पर वीडियो किए थे तो कैलकुलेशन को सरल रखने के लिए मैंने हर तरह की पे को मिलाकर बेसिक पे का नाम दिया था। पर चलिए अब इन्हें डिटेल में देखते हैं। पहली बात तो, जिन अमाउंट्स को पेंशन बेनिफिट्स के लिए गिना जाता है उन्हें सीडीए की भाषा में कहते हैं रेकनेबल इमोल्यूमेंट्स। तो रेकनेबल इमोल्यूमेंट्स का अर्थ है वो अमाउंट जिन्हें पेंशन बेनिफिट की कैलकुलेशन के लिए गिनती में लिया जा रहा है। ठीक है, तो ऑफिसर्स के केस में पेंशन की कैलकुलेशन के लिए रेकनेबल इमोल्यूमेंट्स होंगे बेसिक पे, मिलिट्री सर्विस पे यानी एमएसपी, और नॉन प्रैक्टिसिंग अलाउंस यानी एनपीए। एनपीए केवल डॉक्टर्स को मिलता है। और जेसीओस, एनसीओस और अदर रैंक्स के केस में रेकनेबल इमोल्यूमेंट्स होंगे बेसिक पे, मिलिट्री सर्विस पे, एक्स ग्रुप पे और क्लासिफिकेशन अलाउंस। अगला सवाल, क्या ग्रेचुइटी की कैलकुलेशन के लिए भी वही रेकनेबल इमोल्यूमेंट्स लागू होंगे जो कि पेंशन को कैलकुलेट करने के लिए लागू हैं? तो जवाब है हाँ, सिर्फ एक फर्क है। ग्रेचुइटी कैलकुलेशन के लिए उन रेकनेबल इमोल्यूमेंट्स पर डीए भी मिलेगा। अगला सवाल, क्या लीव इनकैशमेंट की कैलकुलेशन के लिए भी वही रेकनेबल इमोल्यूमेंट्स लागू होंगे? तो इसका जवाब है नहीं। लीव इनकैशमेंट के लिए मिलिट्री सर्विस पे यानी एमएसपी को नहीं गिना जाएगा, पर बाकी सभी रेकनेबल इमोल्यूमेंट्स को कंसीडर किया जाएगा। तो अब आप पेंशन, ग्रेचुइटी और लीव इनकैशमेंट के लिए रेकनेबल इमोल्यूमेंट्स की लिस्ट को अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। अगला सवाल, अगर मैं पेंशन जाने के बाद डिफेंस सिक्योरिटी कोर यानी डीएससी में नौकरी करता हूं तो क्या डीएससी से रिटायर होने के बाद मुझे 2 पेंशन मिलेंगी? इसका जवाब है हां, पर डीएससी से पेंशन के लिए आपकी डीएससी में कम से कम सर्विस होनी चाहिए 15 साल। 7th पे कमीशन को आर्मी ने रिकमेंड किया था कि इसे घटाकर 10 साल कर दिया जाए, पर 7th पे कमीशन ने इस रिक्वेस्ट को नहीं माना। तो अगर आप फौज की नौकरी के बाद डीएससी में 15 साल या उससे ज्यादा नौकरी करते हैं तो आपको 2 पेंशन मिलेगी। अगला सवाल, अगर मैं पेंशन जाने के बाद सेंट्रल या स्टेट गवर्नमेंट की किसी कंपनी में काम करता हूं तो क्या मुझे फौज की पूरी पेंशन मिलती रहेगी? तो दोस्तों, इसमें ऑफिसर्स और जेसीओस, एनसीओस और अदर रैंक्स के केस में रूल अलग अलग है। अगर ऑफिसर्स रिटायरमेंट के बाद सेंट्रल या स्टेट गवर्नमेंट की किसी कंपनी में काम करते हैं तो उन्हें पेंशन पर डियरनेस रिलीफ यानी डीआर नहीं मिलेगा, पर जेसीओस, एनसीओस और अदर रैंक्स को डियरनेस रिलीफ मिलता रहेगा। उनकी फौजी पेंशन में कोई कटौती नहीं होगी। तो जेसीओस, एनसीओस और अदर रैंक्स पेंशन जाने के बाद अगर किसी सरकारी कंपनी में नौकरी करते हैं तो उन्हें नई कंपनी से पूरी पे भी मिलेगी और फौज से पूरी पेंशन और डियरनेस रिलीफ यानी डीआर भी मिलते रहेंगे। अगला सवाल, मैंने फौज से रिटायरमेंट के बाद डीएससी ज्वाइन की है, क्या मुझे ईसीएचएस की फैसिलिटी ऑथराइज है? जवाब है बिल्कुल ऑथराइज है। अगले सवाल से पहले एक रिक्वेस्ट, मैं आने वाले दिनों में सर्विंग और रिटायर्ड सैनिकों और उनके बच्चों के वेलफेयर के बारे में बहुत सी जरूरी बातें शेयर करूंगा। तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। सब्सक्राइब करने से मेरे वीडियो यूट्यूब ऑटोमेटिकली आपके पास भेजता रहेगा। थैंक यू। अगला सवाल, क्या ओल्ड एज में मेरी पेंशन बढ़ेगी? बिल्कुल। कितनी बढ़ेगी ये आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। तो अगर आपकी पेंशन आज 1 लाख रुपए है और आप आज 80 साल के होते हैं तो आपकी पेंशन 20% बढ़ जाएगी यानी 1,20,000 रुपए हो जाएगी। इसी तरह जब आप 85, 90, 95 और 100 साल के होते हैं तो टेबल में लिखी हुई परसेंटेज के हिसाब से पेंशन बढ़ती जाएगी। मतलब यह है कि जैसे जैसे मुंह में दांत कम होते जाएंगे पेंशन बढ़ती चली जाएगी। तो अगर बढ़ी हुई पेंशन का फायदा उठाना है तो दांतों को सलामत रखना जरूरी है। दूसरी इंपॉर्टेंट बात यह है कि एज के साथ हर प्रकार की पेंशन में बढ़ोतरी होगी, चाहे वो सर्विस पेंशन हो, डिसेबिलिटी पेंशन, वॉर इंजरी पेंशन या फिर फैमिली पेंशन। तो अगर सैनिक की डेथ हो जाती है और मैडम 80 साल से ऊपर होती हैं
तो उनकी पेंशन भी इस टेबल के हिसाब से बढ़ती चली जाएगी। अगला सवाल, मैं एक कमीशन्ड ऑफिसर हूं। ऑफिसर बनने से पहले मैंने सिपाही की रैंक में 5 साल नौकरी की थी। क्या पेंशन के लिए मेरे वो 5 साल की नौकरी क्वालिफाइंग सर्विस में गिनी जाएगी? इसका जवाब है हाँ, सिपाही की रैंक में नौकरी को भी पेंशन के लिए क्वालिफाइंग सर्विस में गिना जाएगा। अगला सवाल, जब मैं सिपाही था तो मुझे सीओ साहब ने एक एक्सीडेंट के केस में 89 डेज रिगरस इंप्रिजनमेंट यानी आरआई की सजा दी थी। क्या वो 89 डेज पेंशन के लिए मेरी क्वालिफाइंग सर्विस में शामिल होंगे? तो जवाब है नहीं, वो 89 डेज पेंशन के लिए आपकी क्वालिफाइंग सर्विस में नहीं गिने जाएंगे। तो अब आपको पेंशन के लिए 15 साल और 3 महीने की टोटल सर्विस करनी पड़ेगी। अगला सवाल, जब मैं सिपाही था तो मैं एक बार 60 दिन तक AWL यानी एब्सेंट विदाउट लीव रहा था फैमिली प्रॉब्लम के कारण। क्या वो 60 दिन पेंशन के लिए मेरी क्वालिफाइंग सर्विस में शामिल होंगे? तो दोस्त, AWL से वापस आने के बाद आपका मार्चअप हुआ होगा सीओ साहब के सामने। तब हो सकता है कि आपको ऐसी सजा मिली या कोई सजा नहीं मिली जिससे आपको उन 60 दिनों की पे और अलाउंसेस बाद में मिले। अगर ऐसा था तो वो 60 दिन पेंशन के लिए आपकी क्वालिफाइंग सर्विस में गिने जाएंगे। पर अगर आपको उन 60 दिनों की पे नहीं मिली तो वो 60 दिन आपकी क्वालिफाइंग सर्विस में नहीं गिने जाएंगे। अगला सवाल, जब मुझे रिटायरमेंट का पैसा मिला तो ECHS के लिए मेरा कुछ पैसा PCDA पेंशन्स ने काट लिया, पर मेरे एक दोस्त का नहीं काटा। ऐसा क्यों? तो इसका जवाब यह है कि रिटायरमेंट का पैसा देते समय PCDA पेंशन्स इलाहाबाद आपका कुछ पैसा ग्रेचुइटी में से काट लेता है, जिसके बदले में आपको और आपकी फैमिली को ECHS से मेडिकल की सुविधाएं मिलती हैं। पर यह अमाउंट तब नहीं कटेगा अगर किसी सैनिक को वॉर इंजरी पेंशन मिल रही है। तो आपका दोस्त नौकरी के दौरान ऑपरेशंस में घायल हुआ होगा और उसे वॉर इंजरी पेंशन मिल रही होगी, इसलिए उसका ECHS का पैसा नहीं कटा है। अगला सवाल, एक बार मुझे पेंशन मिलनी शुरू हो गई तो क्या इसे रोका भी जा सकता है? तो इसका जवाब है कि पेंशन कंटिन्यू होने के लिए कंडीशन है, और वो है फ्यूचर गुड कंडक्ट, यानी हमें रिटायरमेंट के बाद भी अच्छा व्यवहार कंटिन्यू रखना होगा। और ऐसा कब माना जाएगा कि आपका व्यवहार अच्छा नहीं है? ऐसा 2 केसेस में माना जाएगा। नंबर 1, ऐसा कोई भी क्राइम यानी जुर्म जिसके लिए कानून में मैक्सिमम सजा 3 साल या उससे ज्यादा है। और दूसरा, ग्रेव मिसकंडक्ट। ग्रेव मिसकंडक्ट कब माना जाएगा? ये तब माना जाएगा अगर कोई रिटायर्ड सैनिक ऑफिशियल सीक्रेट्स एक्ट का उल्लंघन करता है, जिसके कारण देश की सिक्योरिटी खतरे में पड़ सकती है। तो सार ये है कि अगर कोई रिटायर्ड सैनिक ऐसा कोई सीरियस क्राइम या मिसकंडक्ट करेगा तो उसकी पेंशन रोकी जा सकती है। अगला सवाल, सीरियस जुर्म या ग्रेव मिसकंडक्ट के अलावा भी क्या मेरी पेंशन किसी कारण से रोकी जा सकती है? तो दोस्तों, सीरियस क्राइम और ग्रेव मिसकंडक्ट के अलावा ऐसे 2 और केसेस हो सकते हैं जिनमें आपकी पेंशन पर परमानेंट या कुछ समय के लिए रोक लगाई जा सकती है। पहला, अगर आप अनऑथराइज तरीके से गवर्नमेंट एकोमोडेशन में कंटिन्यू करते हैं रिटायरमेंट के बाद भी। और दूसरा, अगर आप रिटायरमेंट के बाद बिना गवर्नमेंट की परमिशन के नई नौकरी ज्वाइन करते हैं। ये परमिशन वाला रूल सिर्फ कर्नल्स एंड अबव पर लागू है। लेफ्टिनेंट कर्नल और उससे नीचे के ऑफिसर्स और JCOs, NCOs और अदर रैंक्स पर यह रूल लागू नहीं है। और ये रूल है क्या? ये रूल कहता है कि कर्नल्स और उनसे ऊपर के ऑफिसर अगर रिटायरमेंट के बाद 1 साल के अंदर किसी और कंपनी को ज्वाइन करते हैं तो उन्हें सरकार से उस नौकरी की परमिशन लेनी पड़ेगी। अगर उन्होंने 1 साल में कोई कंपनी ज्वाइन कर ली और परमिशन नहीं ली तो उनकी पेंशन को रोका जा सकता है। अगला सवाल, मैं DSC से पेंशन आया हूं, क्या मुझे ECHS की फैसिलिटी ऑथराइज है? बिल्कुल, DSC के पेंशनर्स को भी ECHS की फैसिलिटी ऑथराइज है। अगला सवाल, क्या टेरिटोरियल आर्मी यानी TA के सभी लोगों को ECHS की फैसिलिटी ऑथराइज है? नहीं, टेरिटोरियल आर्मी यानी TA के सिर्फ 3 कैटेगरीज के लोगों को ECHS ऑथराइज है। नंबर 1, वो सैनिक जिन्हें TA में कंटिन्यूअस सर्विस के लिए पेंशन मिल रही है। नंबर 2, वो सैनिक जिन्हें पेंशन नहीं मिल रही है
पर उन्हें रिटायरमेंट के समय डिसेबिलिटी मिली है और वो डिसेबिलिटी फौज की नौकरी के कारण हुई थी। और नंबर 3, वो सैनिक जिन्हें टीए की नौकरी के दौरान गैलेंट्री अवार्ड मिला था। तो इन 3 कैटेगरीज के अलावा टीए के बाकी सैनिकों को ईसीएचएस की फैसिलिटी नहीं मिलेगी। अगला सवाल, मैं शॉर्ट सर्विस कमीशन्ड ऑफिसर हूं, क्या मुझे और मेरी फैमिली को ईसीएचएस की फैसिलिटी ऑथराइज है? तो दोस्तों, शॉर्ट सर्विस कमीशन्ड ऑफिसर्स के केस में ईसीएचएस की फैसिलिटी केवल ऑफिसर और उनकी पत्नी को मिलेगी। लेडी ऑफिसर के केस में ऑफिसर और उनके पति को मिलेगी, यानी बच्चों और माता पिता को ईसीएचएस की फैसिलिटी ऑथराइज नहीं है शॉर्ट सर्विस कमीशन्ड ऑफिसर्स के केस में। तो ये थे कुछ इंपॉर्टेंट सवाल और उनके जवाब। अगले वीडियो तक अपना ख्याल रखें और स्वस्थ रहें।